Good evening, guys. Today we are going to discuss about the United Nation. हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। आपने कई बार नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन। सोचो कहाँ कहाँ सुना है आपने नाम। इसको पॉज करके एक बार आप सोचें कि आपने यूनाइटेड नेशन किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है, यहाँ आपने कहाँ कहाँ नाम सुना है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं, यूनाइटेड नेशन पे। तो यूनाइटेड नेशन कैसे बना, पहले हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, है ना। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था उसके बाद वर्साई की ट्रीटी हुई थी 1919 में। तो वर्साई की जो संधि हुई थी उसके अंदर एक ऐसी संस्था की स्थापना के बारे में बात कही गई जिसमें सभी देश आपस में मिलकर काम करेंगे। ये उस वर्साई की संधि में लिखा हुआ था कि यार हम लोग एक देशों का समूह बनाएंगे, जो कि देश क्या दे, वो जो देशों का समूह होगा वो क्या देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा देखेगा, ताकि यार अगले नया वर्ल्ड वार ना हो या अगला विश्व युद्ध ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी देश आपस में मिलके एक संस्था बनाएंगे, है ना। तो जैसे हो जाता ना कि यार आपस में अब बहुत सारे देश है झगड़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था कि सभी देश क्या कर रहे थे, एक्सपांशन कर रहे थे अपना, है ना। एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे थे, मतलब अपने जो सीमा थी उसका विस्तार कर रहे थे। मतलब सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसे कि ब्रिटेन अफ्रीका में जा रहा था और यूरोपियन कंट्रीज थी वो अफ्रीका में कब्जा कर रही थी, जर्मनी जो है वो अपनी सीमाओं को फैला रहा था। तो एक दूसरे देश एक दूसरों से लड़ रहे थे। तो इसी टाइम पे तो वर्साई की संधि के अंदर ये माना गया कि यार हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना है, सब मतलब सभी देश मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है या अगर कोई विवाद है विभिन्न देशों के मध्य, या ऐसा कोई विवाद है तो हम सभी देश उसको मिलके उसका निपटारा करेंगे। तो उसका जो नाम है वो, उसकी स्थापना की गई थी 1900, लीग ऑफ नेशन, उसका नाम तो रखा गया लीग ऑफ नेशन। और उसकी स्थापना की गई थी 1919 में। उसकी स्थापना की गई थी 1919 में और उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। क्या नाम रखा गया? लीग ऑफ नेशन। लीग, लीग, अरे वो होते हैं ना आईपीएल लीग, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन उसका नाम रखा, पर ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। फेल हुआ तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है। पर आप ये मान के चलो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नींव थी ना, वो लीग ऑफ नेशन थी, कि लीग ऑफ नेशन से इसकी नींव पड़ गई थी। तो ये फेलियर था लीग ऑफ नेशन। फेलियर इसलिए था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में नाकामयाब रहा। कैसे रहा नाकामयाब? तो क्या हुआ कि अब 1919 के अंदर जर्मनी भी इसका सदस्य था, अमेरिका भी इसका सदस्य था और ब्रिटेन भी इसका सदस्य था। लेकिन क्या किया, जर्मनी ने अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया और जर्मनी ने जिस जो इसके उद्देश्य थे, जिस इस उद्देश्य से बना था, अमेरिका और जर्मनी ने वो उद्देश्य फॉलो नहीं किए और लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया। तो हमें बताया सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से 1945, 1939 से 1945 के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। अब ये ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब वापस जो है ये आइडिया आया कि यार एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए या एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसमें विश्व के सभी देश शामिल हों और हम वहाँ बैठ के जो है वो विवादों का निपटारा करें। हम ऐसे लड़ झगड़ के या विश्व युद्ध करके विवादों का निपटारा नहीं करें, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बनी रहे। तो इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए। तो 1941 से इसका काम शुरू हो गया और ये लगभग 1945 आते-आते बहुत सारे सम्मेलन हुए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, आपस में ये लोग मिले, बैठे और इन्होंने ये काम शुरू। तो आपका वर्ल्ड वार चल रहा है 1939 से 1945 के बीच में, और इसी ड्यूरेशन में ये आइडिया सोचा गया कि यार एक ऐसा संघ होना चाहिए, एक ऐसा नेशन होना, यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। तो ये जो सर्वप्रथम ये जो फर्स्ट टाइम नाम जो दिया था ना यूनाइटेड नेशन, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे उस टाइम, उनके माइंड में आया था ये आइडिया कि यार एक यूनाइटेड नेशन नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उनका नाम था उस टाइम, जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आया कि यार यूनाइटेड नेशन नाम की एक संस्था होनी चाहिए। उस टाइम ब्रिटेन के जो पीएम थे वो विंसेंट चर्चिल थे, वो भी थे। और ये 1941, 14 अगस्त 1941 को मिले और इन्होंने एक चार्टर, जब ये मिले इन्होंने मीटिंग कही तो इन्होंने एक चार्टर बनाया, उसका नाम है अटलांटिक चार्टर। क्या नाम है? अटलांटिक चार्टर। और इसमें लिखा गया कि यार हम एक यूनाइटेड नेशन का निर्माण करेंगे।
अब ऐसे निर्माण डायरेक्ट नहीं हो जाता, ये सबसे पहला आइडिया आया था, तो अटलांटिक चार्टर में सबसे पहले इनका आइडिया आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, 1942 जस्ट अगले साल एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जारी किया गया। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन जारी किया गया, इसमें क्या हुआ था, उस टाइम तो कम राष्ट्र थे जब अटलांटिक चार्टर पेश किया गया था। अटलांटिक चार्टर में ऐसा लिखा गया था कि यार यूनाइटेड नेशन नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें 26 देश थे, 26 देश थे, और उन्होंने बोला कि यार नहीं यार, आपने जो अटलांटिक चार्टर लिखा है ना, ये बहुत सही है। इसका मतलब कि बेसिकली डायरेक्टली उन्होंने जो ये 26 कंट्रीज थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन का क्या किया, सपोर्ट किया। और उसमें से एक उस टाइम इंडिया भी था, मतलब 1942 के अंदर ही इंडिया था। पर इंडिया उस टाइम गुलाम था ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की कॉलोनी था। फिर उसके बाद कई सम्मेलन हुए जिसके अंदर हमेशा इसको लेके बात जारी की गई, जैसे एक डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, फिर एक याटा कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, फिर एक सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1945 में। 26 जून 1945, 26 जून 1945 को क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। मतलब यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया गया है कि यार एक यूनाइटेड चार्टर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या क्या करेंगे हम, उसको बोलते हैं चार्टर। उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत, वो कैसे काम करेगा, है ना। तो वैसे 26 जून 1945 को इन्होंने एक यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाया, उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, इसमें इंडिया भी था, नो डाउट इंडिया इसमें था, ठीक है। अब इंडिया इसमें था, तो फिर 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी इस पे हस्ताक्षर किए। अभी डेट याद मत रखना आप, तो सीधा सीधा कि फिर 50 यूनाइटेड नेशन चार्टर पर 50 देशों ने तो हस्ताक्षर कर ही दिए थे। उसके बाद कौन आ गया, पोलैंड ने हस्ताक्षर कर दिया। और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को, कब, 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू हो गया, और यही यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस है। कोई कहे यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसकी स्थापना हो गई, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। वापस सुन लो एक बार इसका प्रोसेस, देखो क्या हुआ था। 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो एक वर्साई की संधि की गई। उस संधि में ऐसा लिखा गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, आप वर्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे कि वर्साई की संधि क्या थी। पर यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वर्साई की संधि के अंदर उन्होंने ऐसा कहा था कि यार हम एक ऐसा देशों का समूह बनाएंगे, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। तो उसका नाम लीग ऑफ नेशन रखा उन्होंने, और 1919 में उसकी स्थापना भी की। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था आपका, क्या, लीग ऑफ नेशन आपका जो था वो फेलियर था। लीग ऑफ नेशन क्या था, फेलियर था। क्यों फेल हुआ भैया वो, एक तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया इसलिए फेलियर था, और सेकंड उसके अंदर जो सदस्य देश थे वो आपस में बैठे ही नहीं कभी। और जैसे उसके अंदर जर्मनी था, वो जर्मनी खुद ही निकल पड़ा और युद्ध करने लग गया, और वो अपनी सेना बढ़ा रहा था और युद्ध करने की तैयारियां कर रहा था, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 से लेके 1945 के बीच में। अब 1939 से 1945 के बीच में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जैसे, तो इसी ड्यूरेशन में जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके माइंड में एक यूनाइटेड नेशन नाम की चीज़ आई, यूनाइटेड नेशन नाम की चीज़ आई। और उस टाइम क्या थे, जो मित्र राष्ट्र थे, अभी मित्र राष्ट्र क्या थे आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ लोगे। तो उस टाइम ये जो बेसिकली मित्र राष्ट्र थे, इन्होंने सोचा कि यार एक ऐसा कोई समूह होना चाहिए जो कि शांति की बात करे, जहाँ पे बैठ के अगर कोई विवाद है उनको सुलझाया जा सके। तो उन्होंने उस समूह की कल्पना की, और सबसे पहले 14 अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर के अंदर उन्होंने यूनाइटेड नेशन की बात की, ठीक है। अब इस अटलांटिक चार्टर को 26 देशों ने मान्यता दे दी। जब 26 देशों ने मान्यता दी तो उसको क्या कहा गया, वॉशिंगटन घोषणा पत्र, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये वॉशिंगटन घोषणा पत्र भी फिर अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, अलग अलग सम्मेलन हुए, मतलब इसमें क्या शामिल किया जाना चाहिए, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन देश इसमें शामिल होंगे, देश कैसे शामिल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कॉन्फ्रेंसेस देख लेना एक बार। डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस हुई, याटा कॉन्फ्रेंस हुई, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई। फिर 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, 51वां देश पोलैंड था, और लास्ट में 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर लागू हो गया। समझ में आया, तो ये तो इसकी हिस्ट्री है। कोई आपको पूछे, प्रश्न आया कि बताओ कि यूनाइटेड नेशन चार्टर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ था, तो कुल 51 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ था। क्या उसमें भारत शामिल था, हाँ उसमें भारत शामिल था, लेकिन उस समय वो जो है कॉलोनी था किसकी, ब्रिटेन की, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर इसकी सदस्य संख्या की बात की जाए तो इसमें 193 सदस्य हैं। और अगर मैं कहूँ लेटेस्ट सदस्य कौन जुड़ा है, तो दक्षिण सूडान, साउथ सूडान करके एक देश है, वो इसमें जुड़ा है।
तो ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यूनाइटेड नेशन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ना। सेकंड मैं आपको कहूं कि कौन सा सबसे बड़ा संगठन है, सोचिए। थोड़े दिन पहले इसकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, आपको पता हो तो। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। थोड़े दिन पहले की बात है, मई में ही हुई थी। उसका नाम है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या नाम है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, है ना। तो वो जो है सेकंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है। तो चलो वो जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका वही टॉपिक है नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसको अपन पढ़ेंगे। इसके दो पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना पर्यवेक्षक कंट्रीज, उसमें पढ़ी थी, सार्क के अंदर पढ़ी थी कि पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। वैसे इसमें दो पर्यवेक्षक देश हैं आपके, एक तो वेटिकन सिटी और एक फिलिस्तीन। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जो है अभी विवाद चल भी रहा है। तो इसके दो पर्यवेक्षक देश हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। तो यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। आप जब भी यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट खोलोगे तो वो भी 6 भाषाओं में आती है। आप इन 6 भाषाओं में, क्यों? क्योंकि ये 6 उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कौन कौन सी है भैया? एक तो अंग्रेजी है उसमें, एक फ्रेंच है, एक रशियन है, एक चाइनीज़ की भाषा है, एक स्पेनिश है और एक अरबी है। 6 भाषा है। हिंदी या कोई और भारत की कोई भी इसमें भाषा अभी तक शामिल नहीं है, ठीक है। याद कर लेना, प्री में आ सकता है कि कौन सी भाषा नहीं है, तो आप ये देख लेना। अब यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य क्या क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई है? यूनाइटेड नेशन का क्या काम है? तो यूनाइटेड नेशन का पहला काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, टू कीप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा इसका कार्य है सदस्य देशों के बीच मित्रवत संबंध स्थापित बनाए रखना, ठीक है। तो जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो बीच में है वो फ्रेंड रिलेशन होने चाहिए। विश्व में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना, टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टू स्टैब्लिश इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशली एंड कल्चरल इन मेंबर कंट्रीज। विश्व में मानवाधिकार को बढ़ावा देना। देखो ये फंडामेंटल राइट्स की भी बात करता है। इसकी बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, कि लोगों के पास क्या होने चाहिए? मानवाधिकार होने चाहिए, और उनको फ्रीडम भी होनी चाहिए, मूलभूत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। और विभिन्न कार्यों के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न कार्यों के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, टू स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज फॉर डिफरेंट वर्क, ठीक है। ये इसके 5 उद्देश्य हैं। आपको समझ में आ गया होगा यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई थी, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की संरचना कैसी है। तो यूनाइटेड नेशन जब बना था तब इसके 6 अंग थे। कितने अंग थे? 6। वर्तमान में इसके 5 ऑर्गन्स हैं, पर जब ये बना था तब इसके 6 ऑर्गन थे। चलो 6 ऑर्गन के नाम देख लेते हैं, आप याद कर लेना, सीधा 2 नंबर में आपको आरएस मेंस में पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गन के नाम लिखिए। तो ये 6 इसके ऑर्गन हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली। आप इंग्लिश में भी याद करें, हिंदी मीडियम वाले भी इसको जनरल असेंबली। जनरल असेंबली को हिंदी में कहा जाता है महासभा। क्या कहा जाता है? महासभा। एक इसकी जनरल असेंबली है। सेकंड है इसमें सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, फर्स्ट वाले को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं। तो पहला हो गया जनरल असेंबली, मतलब आपका महासभा। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, अभी इसके अंदर सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक के अंदर क्या क्या है। तीसरा है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आरएस। यूपीएससी मेंस, आईएएस मेंस में इस पे प्रश्न आ चुका है 10 नंबर का कि यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो क्या है, उसके कार्य क्या क्या है या वो क्या करती है। तो इसको बोलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। पांचवा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये रहा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा है आपका न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये बंद हो चुकी है, अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है, इसीलिए अभी वर्तमान में इसके कितने ऑर्गन है? 5। फटाफट रिवाइज करो, बोलो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हो सके तो इसे इंग्लिश में याद करें, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम इनकी बात करेंगे कि इनके कार्य क्या क्या हैं, यहाँ इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इन पांचों ऑर्गन को। पांचों इंपॉर्टेंट है आपके, हमको इनके कार्य क्या क्या है ये पता होने चाहिए, ठीक है।
तो चलो इनके कार्यों को पता करने की अपन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है जो आपका वो है जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको रीड आउट करें, ये नोट्स मैंने आपको दिए हैं और ये आप केवल रीड आउट करें, बाकी लिखे तो उन्हीं से। तो यहाँ पे हमने द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ 1945 इज द फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रहे इसके 6 ऑर्गन: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द जस्टिसशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। ये 6 की 6 संस्थाएं जो है वो 1945 में ही आपके बनी थी। लो सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल असेंबली की। इसकी बात करेंगे जनरल असेंबली, इसको हिंदी में क्या बोलते थे? महासभा। क्या बोलते हैं? महासभा। मेरी राइटिंग दोनों जगह थोड़ी सी खराब है। महासभा। चलो, तो द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सबसे मुख्य अंग है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, इसको महासभा बोलते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है। क्या है ये? विश्व की सबसे बड़ी संसद है। यहाँ हर एक देश का प्रतिनिधि, कितने इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 193। तो 193 कंट्रीज का के प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं और ये लोग क्या करते हैं? डिसीजन करते हैं, पॉलिसी में नीति बनाते हैं कि यार यूनाइटेड नेशन क्या क्या काम करेगा, और ये सारे काम ये करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है। देखो, यूनाइटेड नेशन का एक और उद्देश्य है, वहां नहीं लिखा हुआ था, मैं बता रहा हूं, इक्वालिटी का। क्या उद्देश्य है? इक्वालिटी का, समानता का। ठीक है, तो समानता का जो उद्देश्य है वो यूनाइटेड नेशन का एक उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखो, इसमें 193 जो देश है ना, सबको समान शक्ति है, मतलब सबके जो, अब ये भी क्या करते हैं, जैसे अपनी संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये लोग वोट करके डिसाइड करते हैं, सबका मत मूल्य समान होता है कि नहीं होता, वोटिंग वैल्यू। वैसे इसमें भी 193 कंट्रीज हैं और इन 193 देश के यहाँ पे इसमें प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और कोई भी अगर निर्णय लेना होता है, जैसे बजट पास करना होता है या कोई निर्णय लेना होता है, तो ये लोग बहुमत से निर्णय लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जैसे अपन भी पढ़ते हैं ना पॉलिटी में के अंदर कि यदि संविधान संशोधन का कोई मुद्दा है तो भैया 2/3 वोटिंग चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे है कि यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच एज दोज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, मान लो कोई शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई मैटर है, या किसी नए सदस्य को शामिल करना है, या कोई बजट पास करना है, तो 2/3 बहुमत से ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये आपका प्रस्ताव पास कर। और यदि कोई सामान्य विषय है या इसके अलावा कोई विषय है, तो फिर सिंपल मेजोरिटी से उस पर काम किया जाता है। अरे समझे कि नहीं समझे? अपन किसकी बात कर रहे हैं? महासभा की। बताओ, महासभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। एक देश के 5 प्रतिनिधि होते हैं। कितने होते हैं? एक देश के 5 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उन पांचों का वोट वैल्यू एक ही होता है। मत मूल्य कितना होता है? एक। अब वो पांचों जने वहां बैठे रहते हैं, लेकिन वोट एक ही जना करता है और उसका मत मूल्य एक ही होता है। अभी 193 सदस्य बैठ के जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मुद्दे होते हैं उस पर विचार करते हैं। जैसे किसी नए देश को उसमें एंट्री लेनी है तो उस पर वोटिंग करते हैं, उसका बजट पास करना है तो वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल महासभा का काम है। लेकिन आप ये बात मान के चलें कि ये जनरल महासभा की ये सारी जो शक्तियां हमें दिख रही है ना, ये इस कागज में दिख रही है, वास्तविक रूप से इसके पास शक्तियां नहीं है। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम एक और आगे अभी नई बॉडी पढ़ेंगे, इसमें नया ऑर्गन जो पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। वो जो सुरक्षा परिषद है ना, वास्तविक निर्णय वो लेती है। वास्तविक निर्णय कौन लेती है? वो सुरक्षा परिषद लेती है। ये इसके पास तो केवल एक कागजों में ही शक्ति है। अभी जैसे अपन ने बोल तो दिया कि मान लो किसी नए नए देश को सदस्यता देनी है, तो 2/3 बहुमत से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, महासभा है, वो प्रस्ताव पारित करेगी। पर इसके प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होता। वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो अगर हाँ बोले तब जाके वो नया सदस्य एंट्री पाता है। और केवल उसके ही हाँ बोलने से काम नहीं चलता। उसके अंदर 5 सदस्य हैं जो कि परमानेंट है। अब बताऊंगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। तो वो जो सुरक्षा परिषद है उसके 5 परमानेंट सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं? परमानेंट। तो जो परमानेंट सदस्य है ना, वो पांचों जने हाँ बोलते हैं तभी होता है। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया, अभी ये जनरल असेंबली है, तो अपने इधर जैसे लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे भैया प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट हर 1 साल में चुना जाता है। प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? हर 1 साल, इलेक्टेड ईच ईयर। कौन चुनती है इसको? असेंबली चुनती है। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इसको यहीं तक पढ़ना है।
समझ में आया? लो वापस रिवाइज कर लेते हैं। 193 जो कंट्री होती है उसी के सदस्य इसमें होते हैं, सबका मत मूल्य समान होता है। ये किसी नए सदस्य को लेना हो बजट पे या पॉलिसी मेकिंग पे, अपने 2/3 बहुमत से निर्णय करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई मैटर है तो सामान्य बहुमत से अपने निर्णय करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। किस पे आते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो देखो भैया, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या है, या सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है, तो लड़के पे आप 5 लिखे आते हैं। नहीं, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बाध्यकारी प्रस्ताव करती है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं भैया। कितने सदस्य? 15। 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अब ये क्या होता है सर, स्थायी और अस्थायी? देखो भाई, कुल 15 सदस्य हैं, उसमें से 5 सदस्य तो इन्होंने फिक्स कर दिए कि हमेशा ये ही रहेंगे। 5 कौन कौन है सर? 5 में आपका अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 आपके सदस्य हैं। ठीक है, ये 5 सदस्य हैं आपके। इसमें वापस लगे नाम अपने ऐसे इसको, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्य याद रखना आपको जरूरी है। तो आप कहाँ से शुरू करोगे? अपने वैसे ही अपने जैसे कंट्री याद करिए। तो बताओ, उत्तरी अमेरिका का कोई सदस्य है? हाँ है। उत्तरी अमेरिका का सदस्य कौन है भैया? तो उत्तरी अमेरिका का एक सदस्य है अमेरिका खुद। कौन है? अमेरिका। फिर उसके बाद कौन है? यूके। हाँ, अमेरिका हो गया। उसके बाद कौन आता है भैया? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का कोई सदस्य है? नहीं है। फिर उसके बाद कौन आता है? यूरोप। क्या यूरोप का कोई सदस्य है? हाँ है। यूरोप के 2 सदस्य हैं, यूके और फ्रांस। यूरोप के कितने सदस्य हैं? 2, यूके और फ्रांस। ठीक है, फिर आप आ जाओ अफ्रीका पे। तो अफ्रीका का कोई परमानेंट सदस्य है क्या? नहीं है। देखो, आप याद रखना, अफ्रीका का सुरक्षा परिषद में कोई भी स्थायी सदस्य नहीं है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, अफ्रीकी महाद्वीप का। ठीक है, फिर अपने एशिया महाद्वीप पे आ जाओ, तो एशिया महाद्वीप के 2 बड़ी शक्ति है, ये रशिया और चाइना। तो भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। अब आप मान के चलो सर कि ये स्थायी सदस्य है ना, सारे निर्णय यूनाइटेड नेशंस के अंदर यही करते हैं। इनके पास बहुत शक्ति है। हमने महासभा में देखा था, महासभा तो वास्तविक वो केवल उनके पास कागजों में शक्ति है। बाकी ये यूनाइटेड नेशंस के जो ये 5 परमानेंट 5 कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? परमानेंट 5। इनके पास ये सारी शक्तियां हैं। तो इनके पास वीटो पावर भी है। कौन सा पावर है इनके पास? वीटो पावर। अभी वीटो पावर का मतलब क्या होता है? तो वीटो पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि यार एक मुद्दा आया, मान लो कि एक मुद्दा आया कि, हाँ तो मान लेते हैं कि एक मुद्दा आया कि यार भिलवाड़ा, भिलवाड़ा नहीं, चलो भिलवाड़ा का एग्जांपल नहीं लेते। मान ले एक नया देश है, एक नया देश है, उसका नाम भिलवाड़ा है। चलो मान लो कि एक नया देश है, उसका नाम क्या है? भिलवाड़ा। और उस भिलवाड़ा को क्या करना है सर? उस भिलवाड़ा को क्या करना है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर शामिल करना। उस भिलवाड़ा को क्या करना है? यूनाइटेड नेशन में शामिल करना। अब बताओ, उस भिलवाड़ा को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना है, तो सबसे पहले तो जनरल अपनी आपकी महासभा काम करेगी, जनरल असेंबली। और जनरल असेंबली क्या करेगी? जनरल असेंबली वहाँ पे 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करेगी कि सर भिलवाड़ा को 194वां सदस्य बनाया जाता है। लेकिन नहीं, केवल वो जनरल असेंबली के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये परमानेंट 5, ये परमानेंट 5 जो दिख रहे हैं आपको, ये लोग डिसाइड करेंगे कि यार वास्तव में नए सदस्यों को लेना है कि नहीं लेना। अब इनके पास वीटो पावर है सर। कैसा पावर है? वीटो पावर है। अब मान लो भिलवाड़ा को लेना है कि नहीं लेना। तो भिलवाड़ा को लेना है कि नहीं लेना, मान लो अमेरिका ने बोल दिया लेना है, यूके ने बोल दिया लेना है, फ्रांस ने बोल दिया लेना है, रशिया ने बोल दिया लेना है। 4 कंट्रीज ने तो बोल दिया कि लेना है। और मान लो ये जो 10 अस्थायी सदस्य इन्होंने भी बोल दिया लेना है। कुल कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्य बोल रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं भिलवाड़ा को लेना है 194वें सदस्य के रूप में। लेकिन चाइना ने मना कर दिया सर। चाइना ने कहा नहीं लेना, हम भारत के दुश्मन हैं। अब चाइना ने मना कर दिया ना, तो सर भिलवाड़ा को सदस्यता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका रीजन है। देखो, 15 में से 14 सदस्य ने बोल दिया तो भी आपको सदस्यता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन 5 सदस्यों के पास वीटो पावर है। कैसा पावर है इन 5 सदस्यों के पास? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि इन 5 में से अगर कोई एक भी
इन पांचों में से अगर कोई एक भी मना कर दे किसी भी मुद्दे पे, तो वो प्रस्ताव कभी पारित हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि यदि यूनाइटेड नेशन में किसी प्रस्ताव को पारित करना है या संयुक्त राष्ट्र में किसी प्रस्ताव को पारित करवाना है, तो इन पांचों सदस्यों की सहमति जरूरी है। इन पांचों सदस्यों की सहमति जरूरी है। अब मान लो इन पांचों सदस्यों ने हाँ बोल दिया होता और इन 10 अस्थायी सदस्यों ने ना बोल दिया होता, तो भी भिलवाड़ा सदस्य बन जाता, तो भी भिलवाड़ा सदस्य बन जाता। इन पांचों के पास वीटो पावर है। इस वीटो पावर का मतलब यही होता है कि इन पांचों में से कोई अगर एक देश भी मना कर दे तो वो काम नहीं होगा। मान लो कि कल को कोई कहे कि यार हम अफगानिस्तान पे आक्रमण कर रहे हैं, नहीं हम यहाँ मान लो सीरिया जो है या नॉर्थ कोरिया, आपका जो उत्तरी कोरिया है, मान लो कि उत्तरी कोरिया पे अमेरिका अमेरिका से उसकी काफ़ी दुश्मनी रहती है। तो अमेरिका मान लो एक प्रस्ताव लेके आता है कि यार हम उत्तर कोरिया पे हमला कर रहे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया हमें बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। तो मान लो अमेरिका तो उसका बोला है, मान लो यूके ने भी उसका साथ दे दिया, फ्रांस ने भी दे दिया, चीन ने भी दे दिया, पर मान लो रशिया ने मना कर दिया। अब रशिया ने मना कर दिया तो भैया यूनाइटेड नेशन उसकी परमिशन आपको नहीं देगा कि आप नॉर्थ कोरिया पे जाके युद्ध करो। समझ में आया? तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो ये बहुत बहुत ही ताकतवर संस्था है, और वास्तव में अगर देखा जाए ना तो सारी शक्तियां इन्हीं के पास है। इसका मतलब इसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें समानता का जो सिद्धांत है ना, वो संयुक्त राष्ट्र में उसका अनुसरण नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इवन कहा जाए तो लोकतंत्र भी नहीं है, डेमोक्रेटिक भी नहीं है कि ये पांच ही देश मिलकर सारे निर्णय ले रहे हैं। वास्तविक तौर पे तो ऐसा ही है। चलो ये अपन इसकी कमियां पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आया होगा, ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनकी सदस्यता कभी रद्द नहीं होती। अब भारत इसका जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कई बार बोल चुका है। अब ये क्यों बोला है, क्या क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ तो भैया अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब उसमें से 5 सदस्य कहाँ से आएंगे? एशिया और अफ्रीका से आएंगे। अरे भैया अपना एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहाँ से कितने सदस्य आएंगे? 5। 2 सदस्य कहाँ से आएंगे? पश्चिमी यूरोप से। 2 सदस्य कहाँ से आएंगे? पश्चिमी यूरोप से। पश्चिमी यूरोप तो आपने सुना ही होगा, वेस्टर्न यूरोप जो है आपका। एक सदस्य आएगा आपका पूर्वी यूरोप से। एक सदस्य कहाँ से आएगा? पूर्वी यूरोप से। और 2 सदस्य जो हैं वो आएंगे दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका से। अब ये आप सारे देख लेना, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, पश्चिमी यूरोप कहाँ है, पूर्वी यूरोप कहाँ है। ठीक है, अब ये सब आप मैप में देख लेना, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वैसे शुरू होने वाले हैं तो उसके अंदर आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और कार्यकाल होता है इनका 2 वर्ष। इनका कार्यकाल, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, देखें कि जो जनरल असेंबली है संयुक्त राष्ट्र संघ की, जनरल असेंबली महासभा है, उसका जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। वेरी गुड, उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। और जो ये अस्थायी सदस्य है इनका कार्यकाल कितना है? 2 साल। तो भारत भी भैया 7 बार अस्थायी सदस्य बना है। भारत कितना बना है? 7 बार। लास्ट टाइम 2011-12 में बना था। भारत भी 7 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। और स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है? कोई प्रश्न पूछे तो इनका भैया असीमित कार्यकाल है, इनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए तो कैसे मेंबर है? परमानेंट मेंबर है। कैसे मेंबर है? परमानेंट मेंबर है। अब इनका क्या काम है? और इनका सारा काम जो भी चल रहा है वो सब यही देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ सैन्य कार्रवाई करनी है और कहाँ नहीं करनी। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि यार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आतंकवाद है और अब पाकिस्तान मान ही नहीं रहा है या नॉर्थ कोरिया मान ही नहीं रहा है, तो यूनाइटेड नेशन की खुद की एक सेना है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। उसके अंदर ये जो सभी सदस्य देश है ना, इन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भेज रखी है, अपने अपने आर्मी के लोग भेज रखे हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा भेजे हैं। ठीक है, और भारत के सबसे ज़्यादा लोग मरे भी हैं। सबसे ज़्यादा सेना सेना के अंदर ये जो यूनाइटेड नेशन की जो सेना है, इसमें भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं। सभी देश अपने सैनिक भेजते हैं और इसमें भारत ने अपने देश सैनिक भेजे, और सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है वो भारतीय सैनिकों की हुई है। और आप ये मान, और जो सारे सदस्य जो हैं ये कहाँ लड़ते हैं? तो ये कहाँ लड़ेंगे या कहाँ, तो जहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि यार यहाँ पे जो है ना, ये नॉर्थ कोरिया मान नहीं रहा है, एक काम करो यार यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे आप फोर्स भेजो। मैक्सिमम जो फोर्स है वो वेस्ट एशिया में काम करती है। आपका जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया है, वहाँ पे क्या है कि ये ऐसे जो आपके आतंकवादी समूह बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ये मेनली काम करती है। ठीक है, अब इसका तीसरा जो अंग है वो है इसका सचिवालय। अब देखो कोई भी ये सचिवालय कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी सचिवालय करता ही क्या है? अपना राजस्थान का सचिवालय, वहाँ पे भी क्या होता है? तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं आपके, जो भी आपके नौकरशाही से संबंधित काम है ना,
जो भी आपके प्रशासनिक कार्य है वो कहाँ पे होंगे, वो वहीं पे होंगे। तो इनका काम क्या होता है मेनली कि भाई जो भी निर्णय लिए हैं, अब निर्णय लेता तो कौन है, या तो जनरल असेंबली लेगी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेगी। तो जो भी निर्णय लिए उनको लागू करवाना, बैठ के आयोजित करवाना कि भैया कब बैठ के करी जाएंगी, और रिपोर्ट जारी करवाना आदि। ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करते हैं, इसका आगे देखेंगे। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है किसका, सेक्रेटरीट का, उसको महासचिव कहते हैं। भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अंग है सेक्रेटरीट या सचिवालय। अब इस सचिवालय का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, महासचिव या सेक्रेटरी जनरल। ये यूनाइटेड नेशन का सबसे प्रमुख आदमी होता है, इसको कहते हैं महासचिव या सेक्रेटरी जनरल, जिसका चुनाव जो सुरक्षा परिषद करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर हर 5 साल में किया जाता है। कितने साल में किया जाता है, 5 साल में। और अभी जो इसका सिक्योरिटी काउंसिल का जो महासचिव है, सिक्योरिटी जनरल जो है, वो एंटोनियो गुटेरेस है। ये पुर्तगाल का है, पोर्चुगल का है। ये पोर्तुगल का पहले प्रधानमंत्री था। ठीक है, और ये वापस नियुक्त भी हो सकता है। ठीक है, अगली आपकी जो संस्था है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो ऑर्गन है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसका नाम क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब ये आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि ये भैया आर्थिक और सामाजिक विकास करती होगी। क्या करती होगी, आर्थिक और सामाजिक विकास करती होगी। तो इसका अपन देखते हैं कि इसका रोल क्या है। ये रहा आपका इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। ठीक है, तो इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। क्या करती है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय स्थापित करती है। क्या स्थापित करती है, समन्वय। किस किस के बीच में ये समन्वय स्थापित करती है, तो ये जो समन्वय स्थापित करती है, ये करती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये समन्वय स्थापित करती है आपकी यूनाइटेड नेशन की 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। जो आपका संयुक्त राष्ट्र है ना, इसकी 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो उनके बीच में। फिर उसकी 10 फंक्शनल कमीशन है ना, 10 आयोग हैं उसके। अरे ये जो अपना यूनाइटेड नेशन है, इसके 5 तो अंग हो गए, वो अलग चीज़ हो गई। अब अंग के अलावा भी इसके जो 14 है ना, वो इसके विशेष एजेंसीज हैं। और इसके 10 जो है ना, 10 वो फंक्शनल कमीशन है, आयोग है। 10 फंक्शनल कमीशन है। इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है 14 यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी के जस्ट आगे लिखा हुआ है 10 फंक्शनल क्या है, कमीशन है। इसके 10 फंक्शनल कमीशन है। ठीक है, और 5 रीजनल कमीशन है। अरे 5 क्या है, रीजनल कमीशन, मतलब 5 इसके जो क्षेत्रीय आयोग हैं। और अब देखो, ये 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 10 इसके जो है फंक्शनल कमीशन है, और 5 इसके जो हैं वो क्षेत्रीय आयोग हैं। तो इनके बीच में जो है ना, ये समन्वय स्थापित करता है कौन, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। इसमें पढ़ लेते हैं। तो इट इज द पेरिफेरल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड एंड डेवलपमेंट गोल्स। कुल मिला के सीधा सीधा मैंने अभी आपको बताया कि इसके जो ये कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करती है किस किस के बीच में। 14 इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसमें, और 10 जो इसकी फंक्शनल आयोग हैं, और जो 5 क्षेत्रीय आयोग हैं, इन सब के बीच में क्या स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, तो भैया इसमें कुल कितने सदस्य हैं, इसमें 54 सदस्य हैं। ठीक है, कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली, महासभा। कितने टाइम के लिए, हर 3 साल में। हर समझ में आया क्या, जनरल महासभा का तो प्रेसिडेंट हर साल इलेक्ट होता था, पढ़ा था अपन। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 सदस्य थे, उसमें से एक तो होते 5 सदस्य जो कि परमानेंट होते हैं, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो 10 जो नॉन परमानेंट होते हैं वो कितने साल में चुने जाते थे। ठीक है, और फिर आपका ये होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है, इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं, और ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं। और कौन चुनता है, जनरल असेंबली। ठीक है, और इट इज़ द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म टू डिबेट इनोवेटिंग थिंकिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलो। तो अब मैंने आपको बताया कि इसकी 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, 10 इसकी फंक्शनल कमीशन है, और 5 इसके रीजनल कमीशन है। मैं इन सब के अभी आपको नाम बताऊंगा, इनको आपको अभी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये समय के साथ साथ आप जैसे आगे बढ़ोगे, या कहीं आप पढ़ो जब इनको करंट अफेयर्स के अंदर, कुछ एक तो जैसे हमारे सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, जैसे डब्ल्यू नहीं, सॉरी, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये हम वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे। ये भी इसके क्या है, ऑर्गन्स, मतलब ये भी इसके इसमें शामिल है फंक्शनल कमीशन के अंदर।
तो कुछ एक हमको वैसे सिलेबस में जो होगा वो आ जाएंगे, आपको सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और करंट अफेयर में जब आप पढ़ो तब इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, अभी इनको आप डिटेल में नहीं पढ़ना। अभी मैं केवल नाम पढ़ रहा हूँ, देखो जैसे मैं नाम पढ़ रहा हूँ कि यार स्पेशलाइज्ड एजेंसी कितनी है, 14 है। कौन कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका लेबर है उसका ऑर्गेनाइजेशन है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी गरीब और पिछड़े हुए देश है ना, उनके अंदर ये सारी एजेंसीज काम कर रही है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, और वहाँ पे लोगों की मदद कर रही है, वहाँ पे लोगों की ये काफ़ी मदद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, यूनेस्को, बहुत ही यूनेस्को फेमस है। आप पता करें कि अभी यूनेस्को ने हाल ही में कौन सी यूनेस्को की विरासत में हमारा एक स्थल जुड़ा है, राजस्थान का। तो यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से स्थल जुड़े हुए हैं, आप ये पता करने की कोशिश करें। तो तीन है, देखो ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेबर के लिए काम करता है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ भुखमरी और भूख की समस्या है वहाँ ये काम करता है। फिर आपका एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। WHO, अभी WHO बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी WHO आपको समय समय पे आके जानकारी दे रहा है, हालांकि उस पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो चीन के फेवर में है, यहाँ वो अलग चीज़ है, वो डिबेट की चीज़ है। पर अभी WHO काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका है एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक है। फिर आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। देखो ये सारी आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है आपकी, आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसका काम क्या है? ये जो सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं या रीजनल कमीशन है या फंक्शनल कमीशन है, इनके बीच में क्या स्टैब्लिश करता है? कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। ठीक है। फिर आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये जो विमान उड़ते हैं, अब उड़ते हैं तो अब आप अगर आपको अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप किसी ना किसी तो बेचारे देश के ऊपर से होके जाओगे, तो उस देश से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने कुछ लॉ बना रखे हैं। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब समुद्र से रिलेटेड जो लॉ हैं आपके। फिर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो आपके दूरसंचार से संबंधित जो चीज़ें हैं। फिर आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। वर्ल्ड मीटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मीटेरियोलॉजिकल मतलब ये जो आपके मौसम संबंधी जो चीज़ें हैं। फिर वर्ल्ड वीपो, WIPO बोलते हैं इसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मान लो भी अभी आपको पता हो तो बहुत सारे देश जो है वैक्सीन बना रहे हैं, या कोई देश टैबलेट बना रहा है इससे रिलेटेड। तो जो देश बनाएगा ना उसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई है तो वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो दिख तो रही नहीं है। मान लो कि यार आज आपने वैक्सीन बना ली, मान लो कि यार आज मान लेते हैं कि किसी ने, मान लेते हैं कि वो अशोक ने वैक्सीन बना ली। तो अब उसने वैक्सीन बनाई तो उसने उसके दिमाग से बनाई, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? बौद्धिक उसकी संपत्ति है ना। तो वो बौद्धिक संपत्ति है, तो वो उसका अधिकार है कि वो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे उसी का अधिकार है। अब मान लो कि यार उसने मैगी मैगी बनाने का जो फॉर्मूला है, तो वो मैगी वाले की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आप उसको उसी फॉर्मूले को नहीं बना सकते। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो यार मैंने आज एक दवाई बनाई, या मैंने मान लो एक पुस्तक लिखी, तो वो पुस्तक मेरा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने वो पुस्तक लिखी, पता चला मेरा पड़ोसी भी वही पुस्तक लिख रहा है, मतलब वो उस पुस्तक की फोटोकॉपी करा के बेच रहा है। अरे भाई मैंने पुस्तक लिखी है ना, तो मेरी प्रिंटेड कॉपीज बिकेगी, मुझे फायदा होना चाहिए क्योंकि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। फिर आपका एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है। ये गरीब देशों को फंड देता है बहुत ही कम ब्याज दर पे, बहुत ही कम ब्याज दर पे ये क्या करता है? गरीबों को फंड देता है। फिर आपका है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है, उद्योगों के विकास के लिए। और आपका लास्ट है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे देशों में जो घूमने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो। आप केवल इनके नाम पढ़ें, आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो जो डिटेल में पढ़ना है वो अपने सिलेबस में आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। देखो फिर आपके कुछ यहाँ पे एडहॉक बॉडीज हैं। ठीक है। फिर कुछ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की बॉडी है, ये पढ़ना नहीं है आपको। ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो कैसे काम करती है, और आपका पूरा यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है। ठीक है। फिर आपके अपन आते हैं फंक्शनल कमीशन। मैंने आपको कहा था फंक्शनल कमीशन और रीजनल कमीशन है। फंक्शनल कमीशन किस किस पे है? तो स्टैटिस्टिकल कमीशन है, मतलब जो आंकड़ों का आपके ध्यान रखता है, जो जो हर हर चीज़ के आंकड़े जिसके भी हो। कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, आपके जो जनसंख्या ग्रोथ है उस पर। कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास पे है। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, मानवाधिकार पे आयोग है। कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन, है ना, महिलाओं पे आयोग है। नार्कोटिक ड्रग्स पे आयोग है। ठीक है। तो इन सब पे आयोग बना हुआ है। कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है मतलब संधारणीय विकास, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट, जंगलों के लिए भी आपका ये है। रीजनल कमीशन कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका है।
इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के लिए एक रीजनल कमीशन है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और पैसिफिक के लिए है, फिर यूरोप के लिए है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रीजनल कमीशन है मतलब किसी क्षेत्र विशेष के कमीशन है, ठीक है। तो ये है, ये आपके कमीशन हो गए। अब कुछ रिलेटेड बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बॉडीज भी हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना। जैसे आपका ये हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, है ना, यूएनएचसीआर। अभी ये बहुत बहुत फेमस रहेगा क्योंकि ये रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिफ्यूजीज से रिलेटेड है, ठीक है। यूएन हैबिटाट भी है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है, ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसको देख लेना एक बार। एफएओ चलाता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अरे आपको ये ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं रखने हैं, इनकी जो डिटेल्स है वो जब जब आपके करंट अफेयर में आए, जैसे भैया अभी आपके WHO करंट अफेयर में चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको पढ़ लो तो वैसे याद हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पढ़ रहे हैं, हालांकि ये सब बातें यूनाइटेड नेशन के अंडर ही हैं। आप समझ रहे हो, मैं आपको हॉलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ कि आप पहले यूनाइटेड नेशंस पढ़ लो, फिर इसकी ये संस्था है, आपको पता चलेगी कि अच्छा WHO भी यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, ये वुमेन कमीशन भी यूनाइटेड नेशन का है। आज आपको पता चल गया ये सारा कि यूनाइटेड नेशन क्या क्या करता है, यूनाइटेड नेशन की संस्था क्या क्या है, यूनाइटेड नेशन कैसे काम कर रहा है, ये आपको आज सारा पता पड़ गया। तो अब कोई भी संस्था अगर आप आपके वैसे आपके सिलेबस में आ जाएगी कुछ एक तो, और बाकी आप अगर करंट अफेयर्स में पढ़ो तो उसके बारे में आप उसके डिटेल्स पढ़ लिया करो, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बंद हो गया, ये क्या हो गया? बंद हो गया। अब ये था क्या? तो देखो ये क्या था, उन देशों का समूह था, इसमें 11 देश थे। जब ये बना था तब इसमें कितने देश थे? 11 देश थे। 11 देश नहीं थे, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी। कैसी टेरिटरीज थी? ट्रस्ट टेरिटरीज थी, जहां पे अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं हुई थी। यहाँ पे मान के चलो कि इनका क्षेत्र निर्धारित नहीं हुए थे, इनके कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं हुए थे, या यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, या ये लोग आज़ाद नहीं हुए थे। आप सीधा सीधा मान लो कि इन देशों को आज़ादी नहीं मिली थी। तो 1994 तक आते आते इन 11 देश, इन 11 ही जो टेरिटरीज थी, इनको आज़ादी मिल गई। तो 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल किसका समूह था? ऐसे देशों का समूह था जिनको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है, ठीक है। तो देखो एक बार ये देख लो, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या करता है? आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित तो करता है, ये नाम से पता चल रहा है। और यूनाइटेड नेशन की विभिन्न एजेंसियों के बीच क्या स्थापित करता है? समन्वय। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, है ना। यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको कैटेगरीज में बताया, 14 तो आपके स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, ठीक है, 5 आपके रीजनल कमीशन है, और 10 आपके फंक्शनल कमीशन है, ठीक है। अब आते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आप हमेशा याद रखें, एक दलबीर भंडारी हैं जो इसके जज रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय हैं दलबीर भंडारी, और राजस्थान के जोधपुर के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है भैया? विवादों का निपटारा करना और कानून की व्याख्या करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में है। आप जाएं कभी हेग, अभी तो कोरोना चल रहा है, मत जाना। हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? कुल 15। अरे ये यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है, सीधा सीधा यूनाइटेड नेशन का क्या है? कोर्ट है। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। और जो न्यायाधीश होते हैं उनका पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है, ठीक है। न्यायाधीशों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है कि भैया एशिया से किसको लेना है, अफ्रीका से किसको लेना है, लेटिन अमेरिका से किसको लेना है, नॉर्थ अमेरिका से किसको लेना है, ठीक है। और वर्तमान भारत से अगर कोई न्यायाधीश है तो वो कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। ये शायद राजस्थान के हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ट्रस्टीशिप काउंसिल हम पढ़ चुके हैं। इसके अधीन मैंडेट व्यवस्था आती थी। मैंडेट व्यवस्था मतलब जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं हुए थे, और 11 ऐसे क्षेत्र थे, और धीरे धीरे सारे क्षेत्र स्वतंत्र होते गए। और 1994 के अंदर पलव आज़ाद होने के बाद इसके अधीन कोई क्षेत्र रही नहीं, तो भैया इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम यूनाइटेड नेशन से इतना ही पढ़ रहे हैं, तो आज अपन ने क्या पढ़ा उसको अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि यार यूनाइटेड नेशन की स्थापना कैसे हुई। तो उसके लिए हमने बोला कि यार, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ फटाफट। तो 1914 से लेकर 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके अंदर उसके बाद लीग ऑफ वर्साई की ट्रीटी, सॉरी, उसके बाद वर्साई की ट्रीटी हुई, फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 1919 में। पर वो जो लीग ऑफ नेशन है वो असफल रहा। तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच में। इसी बीच में जो है वो आपके USA के राष्ट्रपति थे, उनके माइंड में एक यूनाइटेड नेशन का कोई आइडिया आया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, तो इन्होंने ये आइडिया देशों के सामने रखा और अटलांटिक चार्टर बनाया। अटलांटिक चार्टर को वाशिंगटन घोषणा पत्र से 26 देशों ने
समर्थन दिया, फिर और उसकी कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, और अंत में जाके 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर लागू हो गया। वर्तमान में इसमें 193 कंट्रीज हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं ये है। 6 आधिकारिक भाषाएं देखो, अपने वो 5 अपन ने पढ़े थे ना इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन थे, देखो बताओ इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं। मैंने कहा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट से देखोगे तो कौन आ रहा है आपका, यूएसए। फिर आप यूरोप के अंदर आओगे, 2 आ रहे हैं आपके यूरोप में, यूके और फ्रांस। फिर आप आओगे इधर अपने एशिया में, तो एशिया में 2 आते हैं आपके, रशिया और चाइना। रशिया और चाइना, तो ये 5 हो गए। इन पांचों की लगभग हर एक भाषा, देखो यूएसए की अंग्रेजी आ गई है ना, फ्रेंच वालों की फ्रेंच आ गई, रशिया की रशियन आ गई, चाइना की चीनीज आ गई। अब बस ये याद रखना कि यूके की कुछ भाषा नहीं आई है और स्पेनिश आई है, और एक कौन सी है, अरबी। तो ये 6 भाषाएं याद रख लेना। यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य क्या क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, है ना, एंड टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, और टू प्रमोट फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम इन द इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज, और विभिन्न कार्यों के लिए सदस्य देशों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, और इसके 6 हैं, 6 इसके ऑर्गन हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद है। ठीक है, अब इन 6 को रिवाइज कर लेना। चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। इसका सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस